Okay, so good morning. So we are starting the new age series question for bond valuation. Uh, I have told you earlier that bond valuation is quite a volatile topic in CA final. There are terms in which bond valuation 28 marks का आया हुआ है सिंगल एग्जामिनेशन में एंड देर आर टर्म्स जहाँ पे वो 5-6 मार्क्स का आया हुआ है. सो वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इन योर टर्म. ठीक है, जब आप बैठेंगे तो आई हैव सिलेक्टेड सम क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो करीब 8-10 क्वेश्चंस हैं. उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हैं, मतलब आई जस्ट फेल्ट दैट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए. तो आई विल ट्राई द मोर डिफिकल्ट वंस सो दैट जितना हुआ ठीक है, बाकी फाइल रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा. यू विल डू विद द हेल्प ऑफ दैट. ओके, आई विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू. वन सेकेंड. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप हेडिंग लिख दो, दिस इज ऑन रियलाइज्ड यील्ड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रियलाइज्ड यील्ड. तो आई वॉज गोइंग थ्रू द इंस्टीट्यूट का मैट, उसमें भी रियलाइज्ड यील्ड का काफी बार जिक्र किया हुआ है. तो मेरे को लगा एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन रियलाइज्ड यील्ड का कर लेते हैं. तो रियलाइज्ड यील्ड का मतलब हो गया वाईटीएम. नहीं, वाईटीएम तो एक प्रॉमिस होता है विच इज बेस्ड ऑन सेवरल assumptions. Assumption मतलब द बॉन्ड विल बी हेल्ड टू मेच्योरिटी, वी विल री इन्वेस्ट द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज एट वाईटीएम. ठीक है ना. बट रियलाइज्ड यील्ड मतलब एक्चुअली अपना क्या हुआ पास्ट टेंस से. लेट्स हैव अ लुक, कॉमन सेंस ओपन माइंड से देखते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन है, मिस्टर सुरेश सिद्दर परचेज्ड अ बॉन्ड एट पार विथ फेस वैल्यू ऑफ 1000. द बॉन्ड हैज 5 years टू मेच्योरिटी, 12% कूपन. लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अज्यूम एन इन्वेस्टेबल कॉर्पस ऑफ 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. यानी 1 लाख डिवाइड बाय 1000. हमने 100 बॉन्ड्स परचेस किए हैं, ठीक है ना. 1 लाख का परचेस किए, तो 12% कूपन मतलब 12,000 12,000 12,000 आएगा. ठीक है, 5 साल तक. द बॉन्ड वॉज कॉल्ड 3 years लेटर फॉर अ प्राइस ऑफ 1200. तो 1200 मतलब 1,20,000. 1,20,000 पे बॉन्ड कॉल हो गया. कॉल का मतलब पता है, ये कॉलेबल. द कंपनी से गिव द मनी बिकॉज इंटरेस्ट रेट बाजार में गिर गया होगा आफ्टर मेकिंग द थर्ड एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट. तो हमें 12,000 ईयर वन, 12,000 ईयर टू और 12,000 ईयर थ्री मिला, और साथ में 1,20,000 मिल गया. ठीक है. मिस्टर सिकदर देन री इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन अ बॉन्ड सेलिंग एट इट्स फेस वैल्यू ऑफ 1,000. तो 1,20,000 को लगा दिए एक ऐसे बॉन्ड में जिसका दाम 1,000 है. तो 120 सच बॉन्ड्स. 1,20,000 इन्वेस्ट कर दिए एक ऐसे बॉन्ड में जिसका दाम 1,000 है, तो 120 बॉन्ड्स बाय किए विथ 5 years टू मेच्योरिटी एंड 10% कूपन रेट पेबल एनुअली. ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, मैं आप लोग का चैट भी खोल लेता हूँ सो दैट आई कैन सी वॉट यू आर स्पीकिंग. या ओके. सो आई एम नाउ लुकिंग एट द सम ऑन माई iPad. द इंटरेस्ट रेट सॉरी एंड 10% कूपन रेट पेबल एनुअली. तो 1,20,000 का बॉन्ड सिंस खरीदे, तो 10% इज वन सेकेंड 12,000. ऑल्दो 10% है पर 1,20,000 पे है, तो 12,000 ही है. फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग द मार्केट आफ्टर 2 years ऑफ परचेज ऑफ द सेकंड बॉन्ड इज 11%. यानी टोटल 5 साल बाद, ठीक है, सेकंड बॉन्ड के 2 साल बाद 11% बाजार में यील्ड चल रहा है. इफ द प्लानिंग होराइजन ऑफ मिस्टर सिकदर इज 5 years, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रियलाइज्ड एनुअल यील्ड फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 5 year पीरियड. तो 5 साल बाद कौन से दाम पे बेचा, वो अपने 11% डिस्काउंट रेट से निकाल सकते हैं. 5 साल बाद कौन से दाम पे बेचा, वो अपने 11% डिस्काउंट रेट से निकाल सकते हैं. समझ गए. तो ये पूरा स्टोरी हो गया. तो फिर डिजाइन द स्टोरी ओवर हियर. 0, 1, 2, 3, 4, 5. यहां पे घर से 1 लाख गया, यहां पे 12,000 आया, यहां पे 12,000 आया, यहां पे 12,000 आया. उसके बाद अपने पास जो 1,20,000 आया ना, बिकॉज 1,200 पे कॉल हुआ, वो 1,20,000 से नया बॉन्ड बाई कर लिए, इसलिए कोई पैसा नहीं आया. नया बॉन्ड बाई कर लिए, कोई पैसा नहीं आया. और वो 1,20,000 पे 10% फिर से 12,000 आया, फिर वापस से 12,000 आया, फिर 1,20,000 का बॉन्ड को सेल कर दिए. 1,20,000 का बॉन्ड को सेल कर दिए कौन से दाम पे, 11% डिस्काउंटेड प्राइस. ओके. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा P5. तो ये P5 क्या होगा, दिस P5 इज इक्वल टू 12,000
दूसरे वाले बॉन्ड का मेच्योरिटी क्या था, मैं देखा नहीं मिस्टर। दूसरे वाले बॉन्ड का मेच्योरिटी क्या था? मिस्टर सिकदर देन इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन अ बॉन्ड सेलिंग एट इट्स पार फेस वैल्यू 1000 विद 5 years टू मेच्योरिटी, 5 साल तक। तो इसका मतलब यहां जब खड़े हैं तो 3 साल बाकी है, इधर जब खड़े हैं तो 3 साल बाकी है, करेक्ट। 3 साल बाकी है। तो इसका प्राइस क्या होगा यहाँ पे? यहाँ प्राइस होगा 12,000 इंटू एन्यूटी फैक्टर 11%, 3 प्लस 1,20,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 11%, 3। Yes, please. 12,000 into annuity factor 11%, 3 plus 1,20,000 into discounting factor 11%, 3। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। मेरे पास जो बॉन्ड है उसका टोटल फेस वैल्यू 1,20,000 है। 1,20,000 पे 10%, वो 12,12,000 3 बार और देने वाला है। तो 3 बार और देने वाला है, तो 11% से पुल कर रहे हैं। 12,000 एन्यूटी फैक्टर 11%, 3 प्लस 1,20,000 डिस्काउंटिंग फैक्टर 11%, 3। हिमेश का आंसर आया है। हिमेश इज सेइंग द फिगर इज 117। क्या फिगर है? 11706,754। 11706,754, ठीक है ना? नहीं, 11706,7.54। तो दिस इज 117 11706,754। Okay, this is the amount we are getting at the end, 117,067। तो ये अमाउंट अपने को लास्ट में मिला अलग से। अब अगर आप ध्यान दोगे, इफ वन इज स्मार्ट, तो वन अंडरस्टैंड्स कि जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ना वाईटीएम का, जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ना I+F-P/N, वो फॉर्मूला कब लगता है? जब लमसम पैसा लास्ट में आ रहा है और हर साल बराबर आ रहा है। लमसम पैसा लास्ट में आ रहा है और हर साल बराबर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में शॉर्टकट फॉर्मूला लग सकता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है हमने 1 लाख लगाया, 12 12 12 12 5 बार आया और रिडीम हुआ 1,17,000 पे। ऑल्दो दैट्स नॉट द स्टोरी, बट द मैथ उस तरह जम रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, मैथ उस तरह जम रहा है। तो अकॉर्डिंगली इसका रियलाइज्ड यील्ड या तो करेंगे अपने आईआरआर से, ट्रायल एंड एरर, और या फिर रियलाइज्ड यील्ड शॉर्टकट फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो इन दैट केस एक बार पहले इक्वेशन लिख दे। रियलाइज्ड यील्ड इक्वल टू आईआरआर, वो क्या होगा? आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो। तो घर से 1 लाख गया इक्वल टू 12,000 इंटू एन्यूटी फैक्टर R, 5 प्लस 1,17,067, 068 कर दे रहा हूं, 068 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर R, 5। 1 lakh is equal to 12,000 into annuity factor R, 5 plus 1,17,068 into discounting factor R, 5। इससे अपने R ट्रायल एंड एरर से निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट R बाय ट्रायल एंड एरर, बट अप्रॉक्स कैसे निकाल पाएंगे? अप्रॉक्स वाईटीएम वाला फॉर्मूला, R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I प्लस F-P/N द होल डिवाइडेड बाय F+P/2। ओके, लकीली ये फॉर्मूला लग जा रहा है। तो आई क्या है? 12,000। ठीक है, 12,000 प्लस 1,17,068 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 5 साल होल्ड किए अपॉन 1,17,068 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2। यस प्लीज। तो आंसर जो है वो 12% से जरा सा ज्यादा आएगा। आंसर 12% से जरा सा ज्यादा आएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी स्लाइटली हायर देन 12%। कोई बोलेगा सर सब बहुत इजी था। पॉइंट इज दैट सब अचानक से आता ना, तो उस केस में क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़े से परेशान हो सकते हैं एग्जाम टाइम पे। द फैक्ट दैट 1 लाख का बॉन्ड था, फिर 1,20,000 मिला, तो दूसरा बॉन्ड परचेस किए, तो 120 बॉन्ड्स परचेस कर पाए। ठीक है ना? लास्ट में जाके बेचे। मैंने संभालना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो आदमी घर पे बैठा है तो संभाल सकता है। 14.2%। एंड आई हैव पिक्ड अप द सम फ्रॉम द बुक, जहां से कई बार पुराने सम्स आए हुए हैं। ठीक है, ये बुक बुक जो बोलता हूं ना, दीज बुक्स आर ऑफन द बुक्स रिटन बाय आईआईएम प्रोफेसर्स।
ठीक है, तो बॉन्ड वैल्यूएशन की वो सब किताबों से क्वेश्चंस देता है ये लोग। एनीवेज, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन ना डी ए इक्वल टू डी एल का है, डी ए इक्वल टू डी एल का। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। दोनों बॉन्ड्स दिया हुआ है ए और बी, उन दोनों बॉन्ड का आपको ड्यूरेशन निकालना है, और ड्यूरेशन निकाल के डी ए इक्वल टू डी एल से सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व द सम बाय डी ए इक्वल टू डी एल। ठीक है ना? देखो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस क्वेश्चन, मेहनत है बट अच्छा प्रैक्टिस है, बिलीव मी। क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस क्या है ना, इम्यूनाइजेशन के ऊपर एक या दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, और एक बड़ा क्वेश्चन ड्यू है, आ सकता है। तो आई थॉट दैट प्लीज वो इम्यूनाइजेशन हो जाए, इससे ड्यूरेशन का ही प्रैक्टिस, वाईटीएम का ही प्रैक्टिस, डीए इक्वल टू डीएल का ही प्रैक्टिस, वो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना? टाइम बचा तो वापस आके देखेंगे। अभी अपने एक्सेप्शंस पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वंडरफुल सम विच कंबाइंस इक्विटी प्लस बॉन्ड। ये सब सम्स है जो एकदम एग्जाम में आने का माने पॉसिबिलिटी है, स्कोप है, हक है, एकदम खुला सम। ओके, वैसा सम है। Dharmesh Pharmaceutical Limited recently came out with a partly convertible debenture to part finance its 20 crore capacity expansion program. तो 20 करोड़ का पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर है। ठीक है? एज पर द टर्म्स ऑफ द इश्यू, 12% PCDs of 200 each will be issued at par। ठीक है, 200 फेस वैल्यू है। The convertible part of the debenture, part A of 100, will be converted into two shares of face value 10 after 18 months from the date of allotment। Clear? 100 रुपया वाला पार्ट कन्वर्टेबल है, पार्ट ए। उसके बदले आपको दो शेयर्स मिलेगा, कब? 1.5 साल बाद। तो 1.5 साल तक कूपन मिलना चाहिए। द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, पार्ट बी ऑफ 100, विल बी रिडीम्ड आफ्टर 7 years, इंटरेस्ट टू बी पेड सेमी एनुअली। परफेक्ट लैंग्वेज, यानी कि 200 के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट क्या था? 12%, सेकेंड लाइन। तो 12% ऑफ 200 यानी 12% ऑफ 200 क्या हो गया? 24। 24 डिवाइडेड बाई 2, 12। 12 12 12 कितने बार? 3 बार। 12 12 12 3 बार। उसके बाद 6 6 6 6, उसके बाद 6 6 6 6, बाकी के टर्म तक। कितना लाइफ था इसका, बॉन्ड का पूरा लाइफ? 7 साल था। तो 7 साल में 7 × 2 14 बार। तो 14 में से 3 बार, 24 24 24, और बाकी 14 - 3 यानी 11 बार मिलेगा अपने को। 12 12 12, ये समझ में आया क्या? इंटरेस्ट का हिसाब बोल रहा हूँ, कूपन। 200 पे 12%, 24। 24 का आधा 12, उल्टा बोल दिया, सॉरी। 24 का आधा 12। 12 12 12 3 बार। 12 12 12 3 बार। उसके बाद 6 6 6 6 6 11 बार। 12 12 12 3 बार और 6 6 6 11 बार। किसी को भी बाई चांस समझ में नहीं आ रहा है, एक बार लैंग्वेज को ठीक से रीड कर लो। 200 का बॉन्ड है, 12% कूपन है, पेएबल सेमी एनुअली। तो 12% ऑफ 200 इज 24। 24 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट? 12। तो 12 12 12 18 महीने तक 3 बार मिलेगा। उसके बाद 100 रुपया के बदले शेयर्स मिल जाएगा, रिडीम हो गया। बाकी जो 100 है उसके ऊपर 12% का आधा 6, वो 6 6 6 6 11 बार। समझ में आया? कूपन समझ में आ गया होगा, हिमेश सिंह, यस। कूपन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? आगे, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शंस आर अवेलेबल अबाउट द कंपनी। तो ईपीएस दिया हुआ है, बोनस हुआ है 1:3 मार्च 2001 में। ईपीएस दिया हुआ और बोनस हुआ है मार्च 2001 में 1:3। बोनस होने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है या गिरता है? बोनस होने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है या गिरता है? बोनस होने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है या गिरता है? बढ़ता है, एंड देयरफॉर ईपीएस गिरता है। एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस, नंबर ऑफ शेयर्स गो अप एंड देयरफॉर ईपीएस फॉल्स। ठीक है, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सीएजीआर ऑफ ईपीएस, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सीएजीआर ऑफ ईपीएस, यू कैन नॉट कंपेयर जो 3.5 का ईपीएस था विद द 2001 2002 2003 का ईपीएस। आई रिपीट, अगर आप ईपीएस का सीएजीआर निकालना चाह रहे हैं तो 2000 का जो ईपीएस है उसको आप आगे का ईपीएस से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुराना वाला ईपीएस जो है कमती शेयर्स पे, बाद वाला ईपीएस ज्यादा शेयर्स पे। 1:3 का मतलब सब समझते हैं कि पहले 3 शेयर था तो एक शेयर बोनस दिया गया। तो जो शुरू का ईपीएस है ना 3.5, उस समय पे 3 शेयर था, और बाद का जो ईपीएस उस समय 4 शेयर था, तो अर्निंग्स को 4 से डिवाइड किया है, तो जाके ये ईपीएस आया गिरा हुआ। अगर वापस से ईपीएस को इंटू 4/3 करें, इंटू 4/3, तो एडजस्टेड ईपीएस आएगा।
मार्च 2001, मार्च 2002, मार्च 2003। उनका एडजस्टेड ईपीएस मतलब क्या हुआ कि सर ईपीएस क्या होता अगर बोनस नहीं होता तो, ईपीएस क्या होता अगर बोनस नहीं होता तो, समझ में आया? ईपीएस क्या होता अगर बोनस नहीं होता तो, इट वुड बी 3 इंटू 4/3, 3.25 इंटू 4/3, 3.4 इंटू 4/3। सर ऐसा स्टफ पहले एग्जाम में आया हुआ है क्या? नहीं आया हुआ है। वैसे बहुत पहले बोले ना तो 1990s में आया हुआ है। 1990s में, तब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो 1990s में ऐसा स्टफ आया हुआ है जहां पे एडजस्टेड ईपीएस को निकाल के सीएजीआर निकालना पड़ता है। ओके, 3 इंटू 4/3, 3.25 इंटू 4/3, 3.4 इंटू 4/3, उससे अपना एडजस्टेड ईपीएस आएगा और एडजस्टेड ईपीएस से सीएजीआर निकालेंगे। पी रेशियो दिया हुआ है। जैन 2003, अप्रैल 2003, जुलाई 2003, सितंबर 2003, दिसंबर 2003। एवरेज पी रेशियो। राकेश, an investor requires a rate of return 14% per annum compounded semi-annually। 7% से टालना है सब चीज को। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज राकेश whether he should subscribe to the issue। तो टोटल क्या पैसा मिलने वाला है? सर कूपन का हिसाब हो गया। सर पार्ट बी का 100 रुपया लास्ट में मिलेगा। पार्ट बी का 100 रुपया लास्ट में मिलेगा। जयेश बोल रहा है सर एडजस्टेड ईपीएस हमारा सीए इंटर में किया हुआ अकाउंट्स पेपर में। यस, डाइल्यूटेड ईपीएस का आप बात कर रहे हैं, उसका फीलिंग्स बोल रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस का बात कर रहे हैं, जो सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर अकाउंट्स में, उसका बात कर रहे हैं। वेरी गुड जयेश। ठीक है, ऐसे लिंकिंग करना बहुत बढ़िया चीज होता है। तो मैं बोला कि अपने को कूपन का हिसाब आ गया कि 12 12 12, फिर 6 6 6 6 6, 100 रुपया का हिसाब आ गया। 100 रुपया मिलेगा लास्ट में। ठीक है ना, 100 रुपया। उसके बाद जाके अपने को शेयर्स मिलेगा, 2 शेयर्स मिलेगा 1.5 साल बाद। कहाँ पे खड़े थे अपने, दिख रहा था क्या? आई थिंक डेट देना भूल गया है। सब में केवल एक गड़बड़ है, डेट देना भूल गया कहाँ पे अपने खड़े थे। तो 1.5 साल बाद शेयर्स कहाँ मिलेगा वो पता नहीं चल रहा है। देखो, सब में डेट दिया हुआ रहना चाहिए था कि वे वे वी स्टैंडिंग। मेरे ख्याल से एक चीज मिसिंग है सब में। द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द डिबेंचर इज नॉट गिवन। तो डेट वाइज पता नहीं चल रहा है शेयर का वैल्यूएशन कहां पे करें। समझ में आया तुम लोग को? डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द शेयर जो है वो दिया हुआ नहीं है। तो बिकॉज ऑफ विच, तो इन दैट केस सॉल्यूशन देख के अपने क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। और ऐसा तो अपने एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, तुमको पता ही है। तो इन दैट केस देखते शेयर्स कहाँ लिया है ये लोग। तो एडजस्टेड ईपीएस निकाला 4.53। एडजस्टेड ईपीएस का निकाल लो तुम लोग भी। 3.4 इंटू 4/3, 3.4 इंटू 4/3 क्या आया? एडजस्टेड ईपीएस क्या आ रहा है? 3.4 इंटू 4/3। 3.4 इंटू 4/3, केवल लास्ट वाला और फर्स्ट वाला काम आता है सीएजीआर निकालने में। तो 4.53। तो सर 3.5 का ईपीएस 4.53 हो गया कितने सालों में? 1 2 और 3। तो इसका सीएजीआर निकल जाएगा। 4.53 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 1 + जी द होल क्यूब। तो इसका जी निकल जाएगा। जी इज इक्वल टू 4.53 डिवाइडेड बाय 3.5 द होल टू द पावर 1/3 -1। 4.53/3.5 द होल टू द पावर 1/3 -1। यस प्लीज, ग्रोथ रेट बताइए, व्हाट इज द सीएजीआर? 4.53/3.5, उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार, फिर -1, फिर डिवाइड बाय 3, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार, फिर -1। 9% बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, आर सेइंग 9%। ओके, 9% मान लेता हूँ। ऋषि बोल रहा है 9%, हिमेश बोल रहा है 8.98%। तो 9% इज द सी ए जी आर। ओके, 9% इज द सी ए जी आर। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन करेंगे ना हम लोग, उसके लिए या तो दिया है कि 9% सी ए जी आर है, तो हमें पी रेशियो इंटू ईपीएस करना है, ये तो दिख रहा है, पर डेट समझ में नहीं आ रहा है। पी रेशियो इंटू ईपीएस करना है, डेट समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे वैल्यू करें, कहाँ पे करना चाहिए? जहां पे अपने को 1.5 साल बाद 2 शेयर्स मिलेगा, पर डेट दिया नहीं है। सॉल्यूशन देख रहा हूं। तो 12 इंटू एन्युटी फैक्टर, आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट दिस। 12 रुपया 3 बार, +6 इंटू एन्युटी फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर, बिकॉज 6 कहाँ आया?
6 इंटू एन्यूटी फैक्टर 3 पीरियड बाद आया, तो उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कर लिया। ये क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर है कि सर अपने को 3 बार तो 12 12 12 मिला, फिर 6 6 का एन्यूटी तो 3 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इंटू एन्यूटी फैक्टर किए 7%, 11, तो 3 पीरियड के बाद आया तो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर किए। इज दैट ओके? एवरीवन प्लीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं दिखा देता हूं, डोंट वांट टू रन अ रिस्क। टोटल में 14 पीरियड्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 14। तो इन दैट केस यहाँ 4 से अपने को 6 6 मिलेगा, 6 6। तो ये 6 6 का पीवी पहले लाया है यहाँ 3 पे, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और ये जो लाया उसको वापस से डिस्काउंट करना पड़ेगा 3 पीरियड्स बैक, तो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर भी किए। करेक्ट? तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट आ गया जो शुरू में डिस्कस किए थे। अब उसके बाद ये शेयर का वैल्यूएशन कर रहा है, तो ग्रोथ रेट निकाल लिया 8.98%। उसके बाद जाके ईपीएस निकाला है जुलाई का, समझ में आ गया? तो अपने खड़े यहाँ पे जैन 2000, वी आर स्टैंडिंग इन जनवरी। ओके, जनवरी 2002 में खड़े हैं। वेर इज द सम अज्यूमिंग? इश्यू डेट इज, इश्यू डेट इज Jan 2002, that is the issue date of the debenture। इश्यू डेट इज Jan 2002, तो अपने को शेयर्स कब मिलेगा? 1.5 साल बाद, मतलब जुलाई 2003। डिबेंचर मिलेगा 1.5 साल बाद। ओके, डिबेंचर मिलेगा 1.5 साल बाद। तो मेरे को ईपीएस निकालना है जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर खत्म होता है ना जैसे अभी खत्म हुआ है, सारे कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है। करेक्ट? अभी टीसीएस का, एचसीएल टेक सबका रिजल्ट आया ना, पीवीआर का रिजल्ट 23 तारीख को। तो अकॉर्डिंगली बोल रहा है अप्रैल मई जून सबका, यस, बैंक्स का रिजल्ट आया मार्जिन्स कमती रिपोर्ट हुए। तो जुलाई 2003 का जो है वो अपने को ईपीएस चाहिए, तो 4.53 को 9% से ग्रो कराना है 3 महीना। 4.53 को 9% से ग्रो कराएंगे 3 महीना, तो 4.53 को ग्रो कराया 9% से, देखो। अब ये ग्रो कराते समय 4.53 ग्रो नहीं होगा, ग्रो होगा 3.4। क्योंकि फैक्ट क्या है, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फैक्ट इज दैट क्या कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गया? यस सर, बोनस हो गया है। तो आपको जो फ्यूचर में ईपीएस मिलेगा वो तो इनहैंस्ड शेयर्स पे मिलेगा। हमने जो एडजस्ट किया था वो करेक्ट सीएजीआर निकालने के लिए किया था, आई रिपीट, हमने जो एडजस्ट किया था ईपीएस को वो करेक्ट सीएजीआर निकालने के लिए किया था। बट फ्यूचर में जो ईपीएस मिलेगा, क्या वो ये बोल के मिलेगा कि सपोज बोनस नहीं होता तो तेरे को ईपीएस कितना मिलता? ऐसे तो कोई कंपनी देता नहीं है। तो इसका मतलब जो ईपीएस आपको मिलेगा बाद में, वो आपको एक्चुअल ईपीएस के हिसाब से मिलेगा, एडजस्टेड ईपीएस के हिसाब से नहीं। एडजस्ट क्यों किए थे? एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन में, जिससे ग्रोथ रेट निकल सके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई को ज्यादा वो है तो ये भी कर सकता था कि 3.4 को एडजस्ट नहीं करता, जो शुरू में 3.5 है ना मार्च 2000 का, उसको एडजस्ट करता इंटू 3/4 करके, और उससे सीएजीआर निकालता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ग्रोथ रेट के लिए एडजस्ट किए, बट आगे आपको ईपीएस वही फेस करना पड़ेगा जो फैक्ट्स है। सो 3.4 को ग्रो करा दिया, 1 + 0.09 डिवाइडेड बाय 4 महीना ना, डिवाइडेड बाय 3। मार्च से अपने जा रहे हैं जुलाई में, तो अप्रैल में जून जुलाई, मार्च से जुलाई में 4 महीना एक्चुअली। तो 3.4 इंटू 1 + 0.9/3। जनवरी एंड में खड़े हैं, ये अज्यूम कर रहा है अपने एंड ऑफ जैन में खड़े, एंड ऑफ जैन, एंड जैन 2002। तो एंड जुलाई 2003 का चाहिए, एंड जुलाई 2003, दैट्स एन अजम्पशन। मैं सब जब शेयर करूंगा तो सब में डेट ठीक से मेंशन कर दूंगा। सब जब शेयर करूंगा तो सब में डेट मेंशन किया रहेगा, डोंट हैव टू वरी। तो इसको 4 महीना आगे भेजना था, तो किया है ना, 1 + 0.0898/3। तो 3.5 ईपीएस आ गया, 3.5 ईपीएस आ गया। अब इसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो पी रेशियो एवरेज निकाल लिया है। ओके, पी रेशियो एवरेज निकाल लिया है, 15, 4.8, 14.8 और 14.5। ओके, पी रेशियो निकाल लिया, तब तक का एवरेज ये रहा, तब तक का एवरेज। तो पी रेशियो तब तक का निकाले, उसके बाद का क्यों निकालेंगे? तब तक का निकाल लिया एवरेज। तो ये पी रेशियो आ गया इंटू ईपीएस आ गया, पी रेशियो इंटू ईपीएस, उससे शेयर प्राइस आ गया।
तो दो शेयर्स मिलेगा अपने को, दो शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका पीवी निकाल लिया, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स का सेल प्रोसीड्स। देखो तो सर ईपीएस होगा 3.5, पी रेशियो होगा 14.77, तो अकॉर्डिंगली शेयर का दाम होगा पी रेशियो इंटू ईपीएस 51.7, और ऐसा दो शेयर्स मिलेगा तो इंटू 2 कर दिए और उसको 3 पीरियड पीछे डाल लिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, यू कैन फील इट, इस पूरे पोर्शन में पूरा का पूरा फट जाएगा अगर एग्जाम किया हुआ नहीं है तो। यहाँ पे बैठ के बोल सकता है सर डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। वहां नया नया चीज आने से और जब टाइम जाता रहता है बहुत स्ट्रेस आता है। आई डोंट नो इफ यू आर फीलिंग दैट और नॉट, और यू आर फीलिंग दैट बहुत इजी था यार, क्या था इसमें। ठीक है, उसके अलावा 100 रुपया लास्ट में मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ द पीसीडी इज ए प्लस बी प्लस सी। मेरे को बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ रहा है कि इस तरह पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर ये सब का सम जो है ना अचानक से दे सकता है इन केस दे डिसाइड टू गिव अ न्यू सम। ठीक है, वेरी गुड सम। और इसका जो एलिमेंट्स है ना कहाँ कहाँ काम आएगा, शेयर वैल्यूएशन में ये काम आ सकता है। ठीक है, शेयर वैल्यूएशन में ये काम आ सकता है, शेयर वैल्यूएशन का सम अलग से इस तरह का आ सकता है पी रेशियो अप्रोच पे। समझ गए? तो दिस इज वैल्यूएशन ऑफ पीसीडी। क्या हमारा क्लास में किया हुआ था? नो, नहीं किया हुआ था। ठीक है, कोई भी बैच में मैंने वैल्यूएशन ऑफ पीसीडी नहीं करवाया है। एंड इफ यू आस्क मी कोई भी बैच में, तो 15-15 साल पहले, 20-20 साल पहले कराए हुए, बट ऑब्वियसली अभी नहीं करवाते बिकॉज देखना पड़ता है कैसा डिमांड है। एंड इन सब चीजों में से जो करवा रहे हैं कुछ ना कुछ तो आना ही है आपके टर्म पे। चलो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A bond issued by ABC company is selling presently at face value of 100 and pays coupon at 10% per annum in arrear and will be redeemed at 110 after 3 years. तो 10 10 और 10 प्लस 110, 10 10 एंड 10 प्लस 110, समझ में आया? 100 रुपया दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर 10, सेकेंड ईयर 10, थर्ड ईयर 10 प्लस 110। इसका वाईटीएम इजीली निकल सकता है। द एन ईयर स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्पॉट रेट is given by yn equal to 9 plus n by 10, yn equal to 9 plus n by 10, अपने इसको बोलते थे r0n। तो r0n equal to 9 plus n by 10, तो ये टर्म स्ट्रक्चर का इक्वेशन दे दिया। तो बोल रहा है r01 is 9.1%, r02 is 9.2%, r03 is 9.3%। ऋषि इज इट ओके? जो टर्म स्ट्रक्चर होता है ना यील्ड कर्व, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, टर्म स्ट्रक्चर यील्ड कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 9 प्लस एन बाई 10। तो 9.1, 9.2, 9.3 टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। Assuming pure expectation theory holds good, calculate the implied 1 year forward rates applicable at t equal to 1 and t equal to 2. Now the question का डिजाइनिंग इज रॉन्ग, बट इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही लैंग्वेज यूज करता है इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी नहीं चाहिए, फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी नहीं चाहिए। प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी किसी और काम के लिए चाहिए, वो मैं बताऊंगा। फॉरवर्ड रेट इज फाउंड आउट बाय द प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज प्रिंसिपल, जो आप लोग अभी करने वाले डेरिवेटिव्स के अंदर आईआरआरएम में। जो फॉरवर्ड रेट है ना, दैट इज फाउंड बाय द प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज प्रिंसिपल। याद है आप लोग को ऐसे निकालते थे 0 1 2, 0 से 2 का रास्ता और 0 से 1 का रास्ता और 1 से 2 का रास्ता शुड बी व्हाट, सेम। ध्यान दो, ये 2-3 बार ऐसा कर लिए। 0 से 2 का रास्ता और 0 से 1, 1 से 2 का रास्ता, रिजल्ट शुड बी सेम। याद आ रहा है? ऋषि हिमेश यश, ऋषि हिमेश यश, अटेंडेंस कितना कम है, दैट गोज टू शो दैट जब करंट बैच वाले स्टूडेंट्स भी न्यू एज सीरीज वाला क्वेश्चंस करने नहीं आए तो पुराने वालों का तो हाल ही क्या होगा। ठीक है, तो जिस पे बीतती है वो जानता है। तो जो बंदा एग्जाम दिया होगा ना वो ठीक डरा हुआ होगा और कर रहा होगा। एनीवेज, तो अकॉर्डिंगली अपने फॉरवर्ड रेट निकालते थे बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला फैक्टर -1, बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला फैक्टर -1। ठीक है, तो इससे फॉरवर्ड रेट निकालना है टी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू 2। तो F12 इज 1 प्लस R02 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस R01 -1, 1 plus R02 whole square divided by 1 plus R01 the whole thing -1 कीजिए, यानी 1.092 होल स्क्वायर, 1.092 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.091
-1 the whole into 100. 1.092 whole square divided by 1.091 the whole into 100. What is it coming to? 9.31% क्या? ओके 9.3% आ रहा है ये. 9.3% अप्रॉक्स. ये हो गया F12. F12 माने एक साल बाद एक साल का रेट. एक साल बाद एक साल का रेट, फॉरवर्ड रेट. वैसे ही पूछ रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है? 1 ईयर फॉरवर्ड रेट मतलब एक साल बाद का रेट नहीं. 1 ईयर फॉरवर्ड रेट मतलब एक साल गैप का रेट. जैसे F50 51, इज इट अ 1 ईयर फॉरवर्ड रेट? F50 51, इज इट अ 1 ईयर फॉरवर्ड रेट? F50 51, is it a 1 ईयर फॉरवर्ड रेट? अनुष्का, जयेश, यश. Yes, it is a 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 50 years. इट इज a 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 50 years. समझ गए? तो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट पूछा है T=1, तो F12 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट T=2, यानी कि F23. तो F23 क्या होगा? F23, इट इज अ 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 years, इक्वल टू 3 साल के फैक्टर में से 2 साल का हटाना है. 1 + R03 होल क्यूब डिवाइड बाय 1 + R02 होल स्क्वायर, द होल थिंग -1 द होल इंटू 100. ओके, यानी 1.093 the whole cube divided by 1.092 the whole square, the whole thing -1 the whole into 100. 9.445%. Students are saying 9.445%, is it? बाकी सब्जेक्ट 9.5 बोल रहे हैं तो मैं 9.5 लिख रहा हूं. 9.5%. ओके, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट T=1, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट T=2. निकल गया. और इस पे प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी काम नहीं आया. सब प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी क्या होता है बता दूंगा, डोंट वरी, काम आने दो. द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट T=0. आज इस बॉन्ड का दाम क्या है? तो बॉन्ड क्या देने वाला है? 0, 1, 2, 3. बॉन्ड देने वाला है 10, 10 और 120. इसको टानना है R01 9.1% से. इसको टानना है R02 9.2% से. इसको टानना है R03 9.3% से. और बॉन्ड का प्राइस आ जाएगा. टान दो प्लीज. 10 डिवाइडेड बाय 1.091. 10 डिवाइड बाय 1.091 इक्वल टू 9.17. ये आया 9.17. नेक्स्ट 10 डिवाइड बाय 1.092. ये आया 8.39. 8.39. उसके बाद 120 डिवाइड बाय 1.093 क्यूब. 91.90. 91.90 टोटल. 91.90 प्लस 8.39 प्लस 9.17 इक्वल टू 109.46. मेरा आंसर आ रहा है 109.46. 109.46. यश का भी आ रहा है, डिसूजा का भी आ रहा है, डियोन डिसूजा. 109.46. 109.46 is the price of the bond. 109.46. ये क्या हुआ? The price of the bond is computed by discounting the cash flows at the appropriate spot rate in a non-flat term structure. अगर yield curve फ्लैट नहीं है, अलग अलग टर्म अलग अलग रेट्स है, तो उस केस में अलग अलग रेट्स को अलग अलग रेट से टानते हैं. Okay, the value of the bond is the present value of the future cash flows discounted at the appropriate spot rates. Okay, appropriate spot rates. तो ये 109.46 आया. Could you please explain the first part regarding how to calculate the interest rate? कौन सा फर्स्ट पार्ट यश? फॉरवर्ड रेट तो ऐसे ही निकालते हैं. क्या बोल रहे हो यश? फॉरवर्ड रेट तो किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ है तुम्हारा तो ये समझाना ही पॉसिबल नहीं है. तो यश तुमने लास्ट तक बॉन्ड वैल्यूएशन का क्लास नहीं किया था क्या? तो तुम नहीं समझ पाओगे.
यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो, और जितना भी कोशिश कर लो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको क्लासेस करनी पड़ेगी। फॉरवर्ड रेट निकालना था, बड़ा वाला फैक्टर बाई छोटा वाला फैक्टर -1। ओके, ऋषि सेइंग द बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड सर, बिकॉज बॉन्ड का दाम होना चाहिए 109.46 और बॉन्ड इश्यू पार पे हुआ है 100 पे। बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड, सही बोल रहा है। ओके, दिस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो यश तुमको परेशानी होने वाला है 2-3 क्वेश्चंस में, अभी तुमने शायद क्लासेस पूरा नहीं किया लास्ट का, और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो, कर लेना चाहिए। तुम्हारा बाकी 1 या 2 क्लास बॉन्ड का। पार्ट बी, assuming the term structure of interest rate is flat, calculate the duration of the above bond। इस बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना है। सेकंड, चेंज इन द बॉन्ड प्राइस फॉर अ 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड शॉर्टकट जिससे भी कर लेंगे, और चेंज इन बॉन्ड प्राइस फॉर 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट 9.1 से 9.6 हो गया, 9.2 से 9.7 हो गया, 9.3 से 9.8 हो गया। उसके बाद उन तीनों रेट से फिर से बॉन्ड प्राइस निकालना है। और वैसे ड्यूरेशन को भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द ड्यूरेशन ऑल्सो। तो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड निकालने के बाद जो अपने एमडी निकालते हैं ना, तो एमडी मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो उससे आ जाएगा परसेंटेज फॉल इन प्राइस। तो बी का पार्ट 1 में ड्यूरेशन निकालना है। ड्यूरेशन आप टेबल से भी निकाल सकते हो, और ड्यूरेशन आप शॉर्टकट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। अगर टेबल से निकालते हैं ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ऐसे आता, कैसे, ईयर्स 1 2 3, कैश फ्लोज 10 10 110, डिस्काउंट रेट 9.1, 9.2, 9.3, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो 10 का प्रेजेंट वैल्यू अपने निकाले थे, कितना आया था, 9.17। 10 का प्रेजेंट वैल्यू 8.39। इसका प्रेजेंट वैल्यू 109.46। 120 था, 120 था, ये 120 था। 9.46 टोटल आया, नहीं, गलत बोल दिया। 120 का प्रेजेंट वैल्यू, ये आया था 91.90। टोटल आया था 109.46, तो ये डब्ल्यू हो गया, दिस इज द डब्ल्यू। और ये एक्स, तो अब डब्ल्यू एक्स, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एक्स का कॉलम बनेगा 9.17, और ये 16.78, और ये 91.9 इंटू 3, कितना आ रहा है, 91.9 इंटू 3 इक्वल टू 275.7। 275.7 टोटल क्या आया, 275.7 प्लस 16.78 प्लस 9.17, तो ये आ गया 301.65। 301.65। तो मैकोलेस ड्यूरेशन इज 301.65 डिवाइड बाय 109.46, समेशन डब्ल्यू एक्स बाय समेशन डब्ल्यू। 301.65 डिवाइड बाय 109.46, तो ड्यूरेशन इज 2.76 ईयर्स। 2.76 ईयर्स, पता भी आपको 3 साल के बॉन्ड का ड्यूरेशन अराउंड 2.75 2.76 होता है। तो ड्यूरेशन इज 2.76 ईयर्स। इसके बाद उसको डिवाइड करेंगे अपने, उससे क्या बोलते हैं, वी विल डिवाइडेड बाय 1 + r टू कैलकुलेट एमडी। पर 1 + r के लिए अपने को निकालना पड़ेगा इसका वाईटीएम क्या है, ठीक है। और या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो ये देखो फॉरवर्ड रेट निकाला है, ये सब आ गया फॉरवर्ड रेट। वैल्यू द बॉन्ड एट t = 0, टर्म स्ट्रक्चर इज फ्लैट। वो पार्ट बी में टर्म स्ट्रक्चर फ्लैट बोला है क्या, मैं रीड करना भूल गया। आई जस्ट मिस्ड आउट। पार्ट बी में बोला है टर्म स्ट्रक्चर इज फ्लैट, देखो पार्ट बी में बोला है टर्म स्ट्रक्चर इज फ्लैट, मेरा मिस हो गया। तो टर्म स्ट्रक्चर को फ्लैट मानना है, यानी कि एक सिंगल रेट से ड्यूरेशन निकालना है, अलग रेट से नहीं। टर्म स्ट्रक्चर इज फ्लैट मानने बोला है, तो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट ड्यूरेशन दिस वे। ये निकालते हैं अगर टर्म स्ट्रक्चर अनफ्लैट है, तो वाईटीएम से निकाल सकते हैं। समझ गए, तो वाईटीएम निकाला है ये लोग इंटरपोलेशन से, इफ आर इक्वल टू, वाईटीएम अपने फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। आर इज इक्वल टू, सॉरी, आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई प्लस
एफ माइनस पी बाई एन डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी बाई टू। तो आई कितना हो गया? आई इज 10। एफ कितना है? 110 माइनस 100 डिवाइड बाई 3 अपॉन 110 प्लस 100/2। देखो वाईटीएम क्या आ रहा है? ओके, वाईटीएम क्या आ रहा है? क्वेश्चंस मैं करके नहीं बैठता हूं, ये बात श्योर है, आप लोगों को भी पता है। तो आई एम नॉट लुकिंग एट द सॉल्यूशन एंड देन सिटिंग फॉर द क्लास कि चलो सेम चीज करा देंगे। यस प्लीज। वाईटीएम शॉर्टकट फॉर्मूला से निकाल सकते थे, ये लोग आईआरआर से किया, इंटरपोलेशन से। क्या आ रहा है? बॉन्ड का दाम 100 था, रिडीम होगा 110 पे, तो 12.7% आ रहा है युवराज का। तो 12.7% वाईटीएम है। तो अपना जो फॉर्मूला है ना ड्यूरेशन का, याद है? 1 + YTM/YTM। मैं तो भूल भी गया अभी। माइनस, माइनस क्या था? 1 + YTM प्लस कूपन रेट माइनस YTM इंटू एन, ऐसा कुछ था ना, डिवाइडेड बाय। ओके, वो जो फॉर्मूला था इंस्टीट्यूट का, उस फॉर्मूला से ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। यस, उसी से निकाला हुआ है, देखो। उसी से निकाला 1 + YTM/YTM। ये लोग 12.713 माना है YTM, अपने 12.7 लेते। तो 1 + YTM/YTM माइनस 1 + YTM + T इंटू दिस, एंड ऑल करके ड्यूरेशन आ गया। ड्यूरेशन से एमडी निकाल लिए। ओके, एमडी को परसेंटेज लिखना चाहिए, परसेंटेज, एमडी शुड बी परसेंटेज। तो उस केस में इंटरेस्ट रेट 0.5% अगर चेंज होगा तो प्राइस कितना गिरेगा? 2.42 इंटू 0.5, 1.21%। सो न्यू प्राइस इज 100 माइनस 1.21%, 98.79। ठीक है। तो ये क्लासेस में इट इज नेसेसरी दैट आप बाद में पूरा शीट को फॉलो करो। ठीक है। इट इज नॉट लाइक द नॉर्मल क्लास। तो इससे कितना कितना प्रैक्टिस हो रहा है, बाप रे। टर्म स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस हो गया, फॉरवर्ड रेट का प्रैक्टिस हो गया, ड्यूरेशन का प्रैक्टिस हो गया, एमडी का प्रैक्टिस हो गया, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का प्रैक्टिस हो गया। मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन का 20-25% प्रैक्टिस कर दिया। ओके, बॉन्ड वैल्यूएशन का 20-25% प्रैक्टिस कर दिया। समझ गए? अगर सम ठीक से करते हो तो। ये वाला सम फिर से डीए इक्वल टू डीएल का है। दिस सम इज ऑफ डीए इक्वल टू डीएल। बॉन्ड ए में बच जाएंगे बिकॉज जीरो कूपन बॉन्ड है, ड्यूरेशन निकालना नहीं पड़ेगा 6 इयर्स। बॉन्ड बी में मेहनत से ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा, यही वाला फॉर्मूला 1 + YTM/YTM। तो दोनों का ड्यूरेशन आ जाएगा। और लायबिलिटी का ड्यूरेशन देखो क्या दिया है, 4 इयर्स। देखा फर्स्ट लाइन, मिस्टर अनुराग एस्टिमेट्स दैट दे विल बी एनुअल, नहीं, लायबिलिटी का ड्यूरेशन निकालना है। मिस्टर अनुराग estimates that there will be annual cash outflow of 40,000 for 4 years from the end of 3 years from now। करें? बोल रहा है 40,000 का आउटफ्लो होगा फॉर 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। 3, 4, 5, 6, 40, 40, 40, 40। वन पे कोई आउटफ्लो नहीं है, टू पे कोई आउटफ्लो नहीं है। 3, 4, 5, 6, 40, 40, 40, 40 आउटफ्लो है। मिस्टर अनुराग wants to immunize the payments by investing in the following two bonds। अज्यूम इंटरेस्ट रेट रिमेन्स एट 14%। तो पहले 14% से मिस्टर अनुराग का डीएल निकालना पड़ेगा, डीएल। क्वेश्चन पूछा है द proportion ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए एंड बी सो दैट मिस्टर अनुराग्स पेमेंट्स आर इम्यूनाइज्ड। समझ गए? तो पहले डीएल निकालते हैं, चलो। डीएल, लेट्स कैलकुलेट द डीएल। स्पेस है क्या? हाँ है। डीएल निकाल रहा हूं। तो स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ डीएल। कैलकुलेशन ऑफ डीएल। तो डीएल के लिए ईयर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू एट 14%, ये डब्ल्यू हो गया। और फिर WX, ये एक्स था। ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं, 6 तक काम आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 था, डैश 0, 0, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। एक बार फिर से रीड कर लेता हूं, आज मैं बहुत हड़बड़ी कर रहा हूं। कैश आउटफ्लो 40,000 फॉर 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। सही है, समझ गए? अब इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो ये डैश 0, 0, 40,000 को 3 साल पहले, 40,000 को 3 साल पहले बताओगे?
14% पे। इट इज 29,999। 29,999। करेक्ट। उसके बाद उसके बाद वाला, तो डिवाइड बाय 1.14। 23,683। 23,683.2 डिवाइड बाय 1.14। 20,774.75। 20,774.75 divided by 1.14। 18,226। 18,226.46 जो भी टोटल आया। वो फर्स्ट वाला 26 था, 29 नहीं था। फर्स्ट वाला 26 था क्या? दैट्स ओके। फर्स्ट वाला 26 था, दैट्स ओके, मैंने गलती लिख दिया था। तो 26,999। उसके बाद 23,683। उसके बाद 20,774। लास्ट वाला गलत है क्या? 18,223 है लास्ट वाला। 18,223 है, ठीक है। लास्ट वाला 18,223.46 है, ठीक है। तो टोटल कुछ आ रहा है 1,92,000। WX आ जाएगा। उससे डीएल निकलेगा, डीएल। उससे डीएल निकलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा सम का। तो इन लोग का डीएल क्या आया, ये रहा। इनका डीएल आया 4.337 ईयर्स। डीएल आया 4.337 ईयर्स। तो ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी 4.337 है। तो एसेट का ड्यूरेशन भी वही होना चाहिए। अब जो बॉन्ड दिया हुआ था, फर्स्ट वाला बॉन्ड, उसका तो ड्यूरेशन 6 ही है, बिकॉज वो जीरो कूपन बॉन्ड है, बच गए। जो सेकंड वाला बॉन्ड है, वो 5 साल का बॉन्ड है, 12% कूपन बॉन्ड। उसका ड्यूरेशन शॉर्टकट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वाईटीएम निकाल के। उसका पहले वाईटीएम निकाल के शॉर्टकट फॉर्मूला, तो उसका ड्यूरेशन करीब 4 आएगा। तो उसका 6, इसका 4, अपने को लाना है 4.33। तो वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज किया है, ये रहा। दिख रहा है आपको? 4.337 इक्वल टू वेट इंटू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए प्लस 1 माइनस वेट इंटू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी। तो वेट आ गया प्रपोर्शन। 16.85%, 83.15%। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट द सेम सम, बट द पॉइंट इज दैट इतने सारे चीजों में ये डीए इक्वल टू डीएल का सम करना स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 साल बाद चेक करना है, 2 साल बाद चेक करना है वेदर अनुराग इज स्टिल इम्यूनाइज्ड आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल जब बीते, तो लायबिलिटी तो था ही नहीं, लायबिलिटी तो था ही नहीं, देखो। तो इसका इस केस में नया ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी होगा, जो पहले आया था ना, 4.33 माइनस 2, 2.33, बच गए, मजा आ गया। ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी 2 साल बाद निकालना नहीं पड़ेगा, 4.33 माइनस 2, 2.33। इतना मस्ती से क्यों हो गया? बिकॉज जो 2 साल बीते उस पर कैश फ्लो था नहीं। तो 2 साल बीतने के बाद ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी फिर से निकालना नहीं पड़ेगा। इट इज स्ट्रेट अवे 4.33 माइनस 2, 2.33। वैसे ही बॉन्ड ए का ड्यूरेशन निकालना नहीं पड़ेगा, बिकॉज बॉन्ड ए जीरो कूपन था। उसका ड्यूरेशन 6 से 4 साल हो गया। पर जो बॉन्ड बी का ड्यूरेशन फिर से निकालना पड़ेगा। पर बॉन्ड बी का ड्यूरेशन फिर से निकालना पड़ेगा। ओके, बॉन्ड बी का ड्यूरेशन फिर से निकालना पड़ेगा। और वो ड्यूरेशन ठीक से चेंज नहीं होगा। तो इसलिए परफेक्टली इम्यूनाइज नहीं होगा वो 2 साल बाद। चेक करेंगे तो डीए इक्वल टू डीएल नहीं आएगा। इट इज नॉट इम्यूनाइज्ड। ही इज नॉट इम्यूनाइज्ड। समझ गए? ये पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर का और एक सम है, और ज्यादा घुमाया हुआ, पर कुछ आइडिया आप लोग को हो गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आई विल अज्यूम दैट यू विल बी एबल टू गो इन टू इट। समझ गए? जयेश, अभी मैं एक एक फिगर्स को जाके चेक नहीं करने वाला हूँ। दे हैव रिटन पीबी ऑफ द फोर्थ ईयर एज दिस, मैं अभी चेक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ मिस्टेक को सॉल्यूशन में बता देना, तो चेक कर लेंगे। तो ये पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर का सम है, और इसमें वारंट भी है। सी इंस्टीट्यूट के मैट पे ही वारंट दिया हुआ है। मतलब एक पार्ट जो है बॉन्ड का, उसके साथ वारंट है। वारंट इज ए कॉल ऑप्शन। व्हाट इज अ वारंट? वारंट इज ए कॉल ऑप्शन। आपको हक है शेयर खरीदने का एट अ लोअर प्राइस। आप वारंट दिखाओ, आपको शेयर मिलेगा पैसा देने से। इट्स अ कॉल ऑप्शन। तो शेयर का दाम वैल्यू करेंगे,
और जो स्ट्राइक प्राइस है, दोनों का डिफरेंस वो एक्स्ट्रा कैश फ्लो होगा इस सब में। ठीक है, ये वाला सम वंस अगेन पीसीडी का है और हायर लेवल बट कॉमन सेंसिकल। तो गिवन द सॉल्यूशन आप इसको फॉलो कर लोगे। ठीक है, ये वाला सम जो है, मेरे को हमेशा से डर लगता है ये सम के बारे में। आज तक जब से सीए फाइनल पढ़ा रहा हूं, आई एम ऑलवेज अफ्रेड अबाउट दिस सम। बिकॉज ये सम जितने भी बुक्स है ना, उन सब सम उन सारे बुक्स पे मौजूद है, ऑल द बुक्स ऑफ फाइनेंस, उन सारे बुक्स पे ये सम मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, डेंजरस सम। क्योंकि इतने सारे बुक्स पे मौजूद है, तो कहीं से भी उठाया तो क्या पता दे देगा। व्हाट इज देयर इन द सम, डिस्कस करें। डिस्कस कर लेते हैं, पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं एक बार स्टॉप शेयर कर रहा हूं। ये सम प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी का है। प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी के अनुसार जो फॉरवर्ड रेट है, दैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। इसका हिंदी क्या हुआ सर? इसका हिंदी ये हुआ कि जो F12 है, एक साल बाद एक साल का जो फॉरवर्ड रेट निकाला, F12 एक साल बाद वही R01 होगा। F34 है, यानी 3 साल बाद जो एक साल का रेट निकाला, तो 3 साल बाद वही R01 होगा। F14 है, यानी एक साल बाद 4 साल का रेट जो निकाला, एक साल बाद वही R03 होगा। अमिताभ बच्चन काम आएगा यहाँ पे, कि जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। तो जो फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं ना F23, तो 2 पे स्टार्ट हो रही लाइन, तो वहां पे 23 माने एक साल, तो R01 वहां पे R01 वो होगा। जैसे फॉरेक्स की हेल्प से बताऊं, हम लोग का 6 मंथ फॉरवर्ड रेट 98.2 आया रुपी पे डॉलर। इसका मतलब 6 महीने बाद एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 98.2 होगा। जो फॉरवर्ड रेट है वही बाद में जाके स्पॉट रेट होगा। सर ये काम क्या आएगा? काम ये आएगा कि तुमको बॉन्ड का प्राइस निकालने बोलेगा ये लोग 2 साल बाद, बॉन्ड का प्राइस निकालने बोलेगा 3 साल बाद। तो वहां खड़े जब हो गए तो वहां का स्पॉट रेट चाहिए। अगर 2 साल बाद प्राइस निकालना है तो वहां पे स्पॉट रेट चाहिए। तो वहां पे स्पॉट रेट आज का फॉरवर्ड रेट होगा। वहां पे स्पॉट रेट क्या होगा? आज का फॉरवर्ड रेट। ठीक है, दैट इज प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी। सम देखिए अब। द फॉलोइंग आर द यील्ड्स ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। 1 ईयर 9%, 2 ईयर 10%, 3 ईयर 11%। ये टर्म स्ट्रक्चर चल रहा है, R01, R02, R03। Assuming that expectations hypothesis of term structure holds good, calculate the implied 1 year forward rate and prices of zero coupon bonds having face value of 1000। तो वो बोल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड रेट निकालिए। तो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कौन सा हुआ? F12 एंड F23। F12 एंड F23 एंड प्राइसेस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1000। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड का प्राइसेस निकालना है। तो जो F12 है, F12 वो इसके और इसके हेल्प से निकलेगा। 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.09 होल थिंग -1। देखो शायद 11.01 आ रहा है, चेक करो। मैं आप लोग का चैट नहीं खोला था, खोल रहा हूं अब, एक मिनट। F12 मेरे ख्याल से 11.01 आ रहा है क्या? 1.1 स्क्वायर बाय 1.09, दो में से एक हटा दिए। 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.09 द होल थिंग -1। यस प्लीज। व्हाट इज द कैलकुलेशन? मैसेज एकदम ऊपर चला गया था, इसलिए मेरे को दिख रहा नहीं था। 11.01, 11.01%। 11.01%। नेक्स्ट, F23 इक्वल टू, F23 में इन दोनों को हटाना है, 11 में से 10 हटाना है। 1.11 क्यूब डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर -1 द होल इंटू 100। 1.11 क्यूब बाय 1.1 स्क्वायर, 1.11 क्यूब बाय 1.1 स्क्वायर द होल थिंग -1 द होल इंटू 100।
13.03%। इज इट 13.02 है कि 03? 13.03%। और चलो F13 भी निकाल देते हैं, F13 भी निकाल देते हैं। यानी 11 में से 9 हटाना है और पावर हाफ होगा। 1.11 क्यूब डिवाइडेड बाय 1.09 होल टू द पावर हाफ माइनस 1 द होल इंटू 100। 1.11 क्यूब बाय 1.09 जो आया होल टू द पावर हाफ बिकॉज 2 साल का गैप है, माइनस 1 द होल इंटू 100। तो ये 12.01 आ रहा है, ऐसा कोई बोल रहा है यहाँ पे। 12.01%, 12.01%। तो जो भी फॉरवर्ड रेट निकल सकता था वो सारा निकल गया, सबका निकल गया यश को छोड़ के, बिकॉज यश ने टॉपिक किया नहीं है। ठीक है। तो F12 11.01, F23 13.03, F13 12.01। F13 निकालते समय पावर हाफ हुआ है बिकॉज 3 और 1 में 2 साल का गैप है पर एनम लाने के लिए। बड़ा वाला फैक्टर बाई छोटा वाला फैक्टर टू द पावर 1 बाई गैप माइनस 1 क्लास पे कराए हुए। तो इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स आ गया। द प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000। युवराज बोल रहा है 18.01 आ रहा है शायद F13, तो युवराज तुम्हारा गलत आ रहा है। ठीक है। 1.11 क्यूब बाय 1.09 इक्वल टू जो आएगा उसका स्क्वायर रूट फिर माइनस 1 द होल इंटू 100। 12.01 आ रहा है, युवराज तुम्हारा गलत आ रहा है। आपने को वो निकालने बोला है, द प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स निकालने के लिए, प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स निकालने के लिए अपने मान रहे हैं कि देर आर 3 जीरो कूपन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स फेस वैल्यू मेच्योरिटी, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी। फेस वैल्यू 1000, 1000, 1000, मेच्योरिटी 1, 2, 3। इसका प्राइस निकालने बोल रहा है। तो वन फर्स्ट वाले का प्राइस क्या होगा? 1000 डिवाइड बाय 1.09। सेकेंड वाले का प्राइस क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर। थर्ड वाले का प्राइस क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1.11 क्यूब। यस प्लीज आंसर बताइए। तीन तो जीरो कूपन बॉन्ड है, हजार 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 का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ था। तो अकॉर्डिंगली उनका दाम निकाल रहे हैं स्पॉट रेट से। फर्स्ट वाले का दाम 917.43। सेकेंड वाले का दाम 826.45। थर्ड वाले का दाम 731.19। वेरी गुड, कैलकुलेशंस आर फास्ट। 731.19, ये तीन तो जीरो कूपन बॉन्ड है, उनका दाम हो गया। तो आज हमारे पास सारा फॉरवर्ड रेट आ गया और 3 बॉन्ड्स का दाम आ गया। अब क्वेश्चन आगे रीड करने के पहले बता दूं कि अगर किसी इंसान को, ध्यान देना, किसी इंसान को अगर 1 साल पैसा लगाना है, किसी इंसान को 1 साल पैसा लगाना है तो कायदे से उसको बॉन्ड ए बाई करना चाहिए। किसी इंसान को 1 साल पैसा लगाना है तो कायदे से उसको बॉन्ड ए बाई करना चाहिए। पर बॉन्ड ए का जो यील्ड है वो 9% है और बॉन्ड सी का यील्ड 11% है। तो तुम 9% कमाना चाहोगे कि 11%? तुम 9% कमाना चाहोगे कि 11%? क्वेश्चन समझो, टोन। कोई भी इंसान अगर 1 साल पैसा लगाना चाह रहा है तो कायदे से उसको बॉन्ड ए में पैसा लगाना चाहिए चुपचाप। 917 दो और 1000 रुपया मिलेगा, घर जाओ। बट जब तुमको दिख रहा है कि 9, 10 और 11% भी यील्ड है, तुम्हारा मन करेगा बॉन्ड सी को पकड़ने का। तो तुम क्या सोचोगे? चल बॉन्ड सी बाई कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, 11% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और उसको 1 साल बाद बेच देंगे। बॉन्ड सी बाई कर लेते हैं, उसको 1 साल बाद बेच देंगे। 1 साल बाद जब बेचने जाएगा तो उसमें 2 साल बचा। 1 साल जब बाद बेचने जाएगा उस पर 2 साल बचा। उस समय उसका प्राइस क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 2 साल का स्पॉट रेट का स्क्वायर। उसका प्राइस क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साल के स्पॉट रेट का स्क्वायर। पर सर 1 साल बाद 2 साल का स्पॉट रेट क्या होगा? तो 1 साल बाद 2 साल का रेट ही तो F13 होता है। 1 साल बाद 2 साल का रेट ही तो F13 होता है। तो हम लोग जब उससे प्राइस निकालेंगे ना, तब उससे प्राइस निकालेंगे 1 साल बाद 2 साल का रेट से जब प्राइस निकालेंगे, तो इन दैट केस वो प्राइस गिरा हुआ आएगा बिकॉज तुम लोग चेक कर लो F13 ज्यादा आया था।
चेक करो F13 क्या आया था, 12.01 आया था। F13 12.01 आया था। तो तुम्हें मजा तो आएगा, आज 731.19 पे बाई करते हुए मजा आ गया। पर वो सारा मजा निकल जाएगा एक साल बाद, जब तुम उसको बेचने जाओगे, बिकॉज उस समय उसका जो यील्ड है ना जिससे वो बिकेगा, दैट इज 12.01। तो बाई करते समय 11% पे बाई किए, पर बेचते समय 12.01 यील्ड बढ़ गया तो प्राइस गिर गया। तो अकॉर्डिंगली बॉन्ड सी को बाई करोगे तो भी घर पे 10% रिटर्न आएगा, सॉरी 9% रिटर्न आएगा। बॉन्ड सी को बाई करोगे एक साल के लिए तो भी 9% रिटर्न आएगा। बॉन्ड बी को बाई करोगे एक साल के लिए तो भी 9% रिटर्न आएगा। जो भी कर लो, अगर एक साल इन्वेस्ट करोगे 9% ही रिटर्न आएगा अंडर प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी। ये इंपॉर्टेंट है समझना, वरना सब समझ नहीं पाएंगे। सर एक साल पैसा लगाना है, कौन सा बॉन्ड बाई करें? ए बाई करो या बी बाई करो या सी बाई करो, घर पे तो 9% ही आना है, प्रोवाइडेड प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी होल्ड्स गुड। ये चीज अपने से प्रूव करवा रहा है सम में। तो अगर सम समझ जाए क्या बोलना चाह रहा है, तो कैलकुलेशन तो बात की बात है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अपने बॉन्ड ए बाई करे तब तो 9% आ रही है। बॉन्ड बी बाई करे एक साल बाद बेचे तो भी 9 आएगा। बॉन्ड सी बाई करे एक साल बाद बेचे तो भी 9 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड YTM एंड प्राइस ऑफ 1 ईयर एंड 2 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बोल रहा है एक साल बाद जो एक साल का जीरो कूपन बॉन्ड और जो 2 साल का जीरो कूपन बॉन्ड है उसका उस समय YTM और प्राइस क्या है बताओ। एक साल बाद बॉन्ड ए तो खत्म हो गया दुनिया से। एक साल बाद बॉन्ड ए तो खत्म हो गया। बॉन्ड बी बाकी है, बॉन्ड सी बाकी है। तो वो जो 1 ईयर एंड 2 ईयर बॉन्ड बोल रहा है वो किसका किसका बात कर रहा है? बॉन्ड बी और बॉन्ड सी का, समझ में आया? एक साल बाद बॉन्ड ए तो खत्म हो गया दुनिया से। वो जो 1 ईयर एंड 2 ईयर बॉन्ड बोल रहा है वो बॉन्ड बी और बॉन्ड सी का बात कर रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड बी और बॉन्ड सी का बात कर रहे हैं। तो बोलना चाह रहा है ये नंबर लाइन था 0, 1, 2, 3। अपने अब यहां खड़े हैं, ये जीरो हो गया। क्लियर? अमिताभ बच्चन। तो बोल रहे बता ना यहां पे यील्ड और प्राइस क्या चल रहा है, बॉन्ड बी और बॉन्ड सी का। तो यहां पे जो R01 है, यहां पे जो R01 है वो तो पहले का F12 है। क्या था F12 बताना? R01 तो F12 है। क्या था? शायद 11.01% आया था, वो आंसर है बॉन्ड बी का। बॉन्ड बी। और यहां पे जो R02 है वो F13 है। F13 क्या आया था? 12 पॉइंट आई थिंक 01%। ये बॉन्ड सी का। बॉन्ड सी का। तो बॉन्ड बी का सब YTM 11.01% एक साल बाद, और बॉन्ड सी का YTM 12.01% एक साल बाद। और प्राइस क्या है? ये 1000 है। 1000 को 11.01 से टान दो। और ये 1000 है, इसको 12.01 से 2 साल पीछे टान दो। 1000 को 11.01 से एक साल पीछे टानो। 1000 को 11.01 से एक साल पीछे टानो। 900.82। 900.82। और उसको 1000 को 2 साल पहले, 1000 को 12.01 से 2 साल पहले, 1000 डिवाइड बाय 1.1201 डिवाइड बाय 1.1201 इक्वल टू 979.05। 979.05। इज इट? की गलती निकाला हूं? नहीं, 797 है, सॉरी, लिख दिया गलती। 2 साल पहले। यार 797.05। करेक्ट आप लोग का 797.05, यही पूछा था। 797.05। तो बॉन्ड बी का प्राइस और बॉन्ड बी सी का प्राइस और दोनों का YTM पूछा था। तो YTM सा 11.01, 12.01 एंड प्राइसेस आर 900.82 एंड 797.05।
ओके, 900.82 एंड 797.05, एक साल बाद का दाम। अब वो क्या कराने वाला है समझ गए? अब बोलेगा तुमने बॉन्ड ए खरीद लिया, बताओ तुम एक साल में क्या कमाए। तुमने बॉन्ड बी खरीद लिया, बताओ एक साल में क्या कमाए। तुमने बॉन्ड सी खरीद लिया, बताओ एक साल में क्या कमाए। और तीनों बार आंसर क्या आएगा? 9%। तीनों बार आंसर आएगा 9%। इसी के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ यू हैव परचेस 2 ईयर एंड 3 ईयर बॉन्ड and your holding period is 1 year, what will be your expected total return on these two bonds? समझ गए? अगर तुमने बॉन्ड बी खरीद लिया था या बॉन्ड सी खरीद लिया था और एक साल होल्ड किए, तो बताइए तुम्हारा रिटर्न क्या आया? ना 9% आने वाला है। दिखा दे तो। बॉन्ड बी 01 हमने खरीदा किस दाम पे था? एकदम शुरू पे 826.45 पे बाई किया था। 826.45 पे बाई किया, और अभी बेचा कितने पे? 900.82। रिटर्न निकालो तो। अगर तुमने 826.45 पे बाई किया और 900.82 पे बेचा, तो व्हाट इज द रिटर्न? या व्हाट इज द रिटर्न प्लीज? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगर तुमने 826.45 पे बाई किया था और 900.82 पे बेचा, तो व्हाट इज द रिटर्न? तो रिटर्न इज 9%। फिर से बॉन्ड सी 01, तुमने बाई किया था बॉन्ड सी 731.19 पे, कूद के मजा आ गया। ओके, 11% यील्ड देके 731.19, और अभी तुमने बेच दिया बॉन्ड सी को 797.05। 797.05, तो तुम्हारा रिटर्न निकालो फिर से 9%। 731.19 पे बॉन्ड सी को बाई किया और एक साल बाद 797.05 पे बेच दिया, तो रिटर्न क्या है? 9%। तो बोलना चाह रहे जितना उछलना है उछल लो। अगर एक साल पैसा लगाओगे तो 9% ही कमाओगे, अंडर प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी। क्वेश्चन ये सिखाना चाह रहा है। ओके, क्वेश्चन ये सिखाना चाह रहा है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, सॉरी, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, कैलकुलेट द करंट प्राइस ऑफ अ 3 ईयर बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 विद अ कूपन रेट ऑफ 11%। तो 110, 110, 1000, 110, प्राइस क्या होगा इसका? 110 बाय 1.09 प्लस 110 बाय 1.1 स्क्वायर प्लस 1110 बाय 1.11 क्यूब, इसका प्राइस 110 बाय 1.09 प्लस 110 बाय 1.1 स्क्वायर प्लस 1110 बाय 1.11 क्यूब। तो ऋषि इज सेइंग इट्स कमिंग टू 1003.45। 1003.45 अपने से ये खरीदवाएगा, समझ रहे हो? बोलेगा तुमने ये खरीद लिया, मैंने तुम बुद्धि लगाते गए कि एक साल में कैसे कमा ले ज्यादा, तो तुमने ये खरीद लिया और एक साल बाद बेचा। इफ यू बाय दिस बॉन्ड एट द करंट प्राइस एंड होल्ड फॉर 1 ईयर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न? फिर से 9% आएगा। काश मल्टीपल चॉइस आ जाएगी। फिर से 9%। तो इसको जब एक साल बाद बेचेंगे, इसको जब एक साल बाद बेचेंगे, तो उस समय इसमें 2 साल बचा, तो 110 डिवाइडेड बाय उस समय का F12 प्लस 1110 डिवाइड बाय उस समय का F13 स्क्वायर। तुम लोग को तो याद हो क्या क्या था? 110 बाय 1.1101 प्लस 1110 बाय 1.1201 स्क्वायर। निकालो। एक साल बाद जब बेचेंगे तो इस बॉन्ड में क्या बचा? 2 साल बचा, 110 बचा, 1110 बचा, और एक पे खड़े हैं, तो F12 से टानेंगे, F13 से टानेंगे, ये स्क्वायर है। निकालो, क्या आ रहा है? हिमेश निकाल रहा है 933.82। 933.82। 933.82। नहीं, 983 है क्या? 983.82, सॉरी, 983.82। तो लग रहा होगा लॉस हो गया, 1003 पे खरीदे, 983.82 लॉस नहीं हुआ है।
लॉस नहीं हुआ है बिकॉज बीच में कूपन भी तो मिला है 110 एक साल में, कूपन भी मिला है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू कूपन प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। तो 110 मिला प्लस 983.82 पे बेचे, माइनस खरीदे थे 1003.45 पे, माइनस 1003.45 डिवाइड बाय 1003.45 इंटू 100। 9% फिर से, 99999। द क्वेश्चन इज अबाउट दैट। क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे लोगों के, क्या बोलते हैं उसको, डायलॉग। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, पीपल वुड बी स्ट्रिप्ड नेकेड, बिलीव मी, अज्यूमिंग दैट और कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं आया है। क्वेश्चन इज हाईली कंसेप्चुअल ऑन प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी। तो प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी तो इसमें काम आता है, फॉरवर्ड रेट निकालने में थोड़ी काम आता है, जो हर जगह बेवकूफी से दे देते हैं ये लोग। ये भी डी इक्वल टू डीएल का सम है, मेहनत है। तो ये सम्स था। तो मैंने तीन तीन सम्स डी इक्वल टू डीएल का दिया है, दो सम पीसीडी एफसीडी का दिया है, दो दो सम टर्म स्ट्रक्चर का दिया है, एक सम रियलाइज्ड यील्ड का। समझ गए? तो आई गिव वन सम ऑन रियलाइज्ड यील्ड, टू सम्स ऑन पीसीडी, थ्री सम्स ऑन, क्या बोलते हैं, टर्म स्ट्रक्चर। एंड और का क्या था? टू सम्स ऑन पीसीडी, थ्री सम्स ऑन टर्म स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके सम्स है। ठीक है ना? ओके। सो द फाइल विल बी शेयर्ड विथ यू, you can then have a look at the solution and satisfy yourself। चलिए, तो कल मिलते हैं, अपने ऑप्शंस का आगे पार्ट स्टार्ट करेंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट आप ऑप्शंस का बेसिक वाला क्लास कर लोगे। ओके। जो बेसिक वाला क्लास शेयर हुआ है, शायद वो 2 hour 45 minutes का क्लास शेयर हुआ है, बेसिक वाला। और उसमें शुरू का हाफ एन आवर बहुत फास्ट होगा, मतलब कोई 1.5 स्पीड पे देख सकता है। ठीक है ना? चलो मिलते हैं कल सुबह, बाय।